Hello everyone and welcome to Mind Review. I am साक्षी कौशिक और आज की जो वीडियो होने वाली है वो होने वाली है ऑन सैम्पलिंग डिजाइंस. सो दिस इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो रिसर्च मेथोडोलॉजी के पेपर में कवर होता है कि जब भी हम कोई रिसर्च कैरी आउट करते हैं तो हम अपनी हाइपोथेसिस बना लेते हैं, रिसर्च क्वेश्चंस बना लेते हैं, अपने एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स बना लेते हैं, सैम्पल साइज और सैम्पल के बारे में सारी चीजें सेलेक्ट कर लेते हैं. बट हाउ विल यू एक्चुअली सेलेक्ट दैट सैम्पल, क्या होगा आपका सैम्पलिंग डिजाइन, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे. सो मेक श्योर योर कॉन्सेंट्रेशन रिमेन्स थ्रू आउट द वीडियो एंड लेट्स गेट स्टार्टेड. सो बिफोर मूविंग अहेड विद द सैम्पलिंग डिजाइंस हमें पता होना चाहिए सैम्पलिंग का प्रोसीजर क्या होता है ना. व्हाट डज इट मीन दैट वी वांट टू सैम्पल, क्यों करना है सैम्पल. तो देखो दो चीजें होती हैं, एक होती है पॉपुलेशन और एक होता है सैम्पल. ठीक है, दो चीजें हैं, पॉपुलेशन है, सैम्पल है. अब पॉपुलेशन तो वो पूरी की पूरी ग्रुप है जिसके बारे में एक रिसर्चर कंक्लूजन ड्रॉ करना चाहता है. सपोज एक रिसर्चर जो है स्टडी कर रहा है कि किसी भी टॉपिक पे स्टडी कर रहा है, बट जो उसका सैंपल का एज ग्रुप है वो एज ग्रुप है यंग अडल्ट्स के लिए. ठीक है, कि यंग अडल्ट्स के सोशल मीडिया यूसेज और एकेडमिक परफॉर्मेंस पे क्या कोई कोरिलेशन है या नहीं है. दिस इज व्हाट सपोजिडली द रिसर्च क्वेश्चन इज अबाउट. ठीक है, और रिसर्चर की यहाँ पे पॉपुलेशन ऑफ इंटरेस्ट क्या हो गई, वो पूरी की पूरी यंग अडल्ट पॉपुलेशन. ठीक है, सपोज न्यू दिल्ली या दिल्ली एनसीआर की पॉपुलेशन पे, यंग अडल्ट्स की पॉपुलेशन पे वो करना चाह रहे हैं रिसर्च. तो यहाँ पे 18 to 26 ईयर ओल्ड में जो आते हुए यंग अडल्ट्स होंगे दिल्ली और दिल्ली एनसीआर में, वो सारे लोग मेरी पॉपुलेशन है, क्योंकि मैं उन सारे लोगों के बारे में कंक्लूजन ड्रॉ करना चाह रही हूँ. ठीक है, एक चीज मैं उनके बारे में फाइंड आउट करना चाह रही हूँ. बट इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर मी कि मैं दिल्ली एनसीआर और दिल्ली के हर एक 18 to 26 ईयर वाले इंडिविजुअल को ढूंढ के उससे अपना डेटा कलेक्ट करूं. सो व्हाट आई डू इज कि उस पूरी पॉपुलेशन में से मैं थोड़ा सा अमाउंट जो कि रिप्रेजेंटेटिव होगा उस पॉपुलेशन का, उसको ले लूंगी एज माय सैंपल, जिसके ऊपर मैं अपने एक्सपेरिमेंट करूंगी या अपना डेटा कलेक्ट करूंगी जिसके थ्रू. सो व्हाट इज योर सैंपल. सैंपल इज दैट स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स जिनसे आप अपना डेटा कलेक्ट करोगे, और ये जो सैंपल है इनको हम यूज करेंगे पूरी की पूरी पॉपुलेशन के बारे में इन्फ्रेंस ड्रॉ करने में या फिर कंक्लूजन ड्रॉ करने में. So have you understood the concept of population and sample? अब वो जो प्रोसेस होता है जिसके थ्रू हम इस पूरी पॉपुलेशन से एक पर्टिकुलर सैंपल या कुछ ही लोगों को उठाते हैं, दैट प्रोसेस इज नोन एज सैम्पलिंग. सो इट इज सेलेक्टिंग अ ग्रुप दैट यू विल एक्चुअली कलेक्ट द डेटा फ्रॉम इन योर रिसर्च. क्योंकि आपका तो इंटरेस्ट पूरी पॉपुलेशन में था, बट इट विल नॉट बी प्रैक्टिकली पॉसिबल फॉर यू टू फाइंड आउट ईच एंड एवरी इंडिविजुअल falling in the age group of 18 to 26 years in Delhi and Delhi NCR. So what you do is कि आप उनकी एक रिप्रेजेंटेटिव पॉपुलेशन उठा लेते हो, कुछ मेंबर्स उस पूरे पॉपुलेशन से जो मोर और लेस सबको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और फिर उन पे से आप डेटा कलेक्ट करते हो और उनके डेटा से जो रिजल्ट आता है वो आप पूरी पॉपुलेशन पे जनरलाइज कर देते हो. तो व्हाट इज दिस, दिस इज द प्रोसेस ऑफ सैम्पलिंग. अब सैम्पलिंग डिजाइन की जब हम बात करते हैं तो दो तरीकों के सैम्पलिंग डिजाइन हो सकते हैं, या तो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग हो सकती है या फिर नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग हो सकती है. सो फर्स्ट वी आर गोइंग टू फोकस अपॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग. तो क्या होती है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग. अब देखो आप लोगों ने स्कूल में प्रोबेबिलिटी जरूर पढ़ा होगा, है ना. प्रोबेबिलिटी जैसे जब हम लूडो खेलते हैं तो उसमें जो डाइस होती है, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि किसी का 3 नंबर आएगा डाइस पे या 6 नंबर आएगा. सो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में क्या होता है, हमारी पॉपुलेशन का हर एक मेंबर, ठीक है, हमारी पॉपुलेशन में जितने भी लोग हैं उन सारे मेंबर्स के पास एक इक्वल चांस है इंक्लूड होने का हमारे सैंपल के अंदर. सो जस्ट नाउ फ्यू सेकेंड्स बिफोर आई एक्सप्लेन यू द मीनिंग ऑफ पॉपुलेशन एंड सैंपल, तो वही एग्जाम्पल कंसिडर करते हुए आप लोग प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग भी समझिए कि मेरा पूरा का पूरा पॉपुलेशन ऑफ इंटरेस्ट क्या था, 18 to 26 ईयर ओल्ड यंग अडल्ट्स जो कि न्यू दिल्ली या दिल्ली एनसीआर के रेजिडेंट्स हैं. ठीक है, अब इस पूरे पॉपुलेशन में से मुझे तो थोड़े से ही लोग चाहिए, क्योंकि मैं सारे लोगों तक रीच आउट नहीं कर सकती. तो वो जो थोड़े से लोग मैं सेलेक्ट करूंगी एज माय सैंपल, वो मेरा सैंपल बनेगा, वो थोड़े से लोग. तो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में क्या होता है कि इस पॉपुलेशन में जितने भी लोग हैं, यानी कि जितने भी यंग अडल्ट्स हैं न्यू दिल्ली और दिल्ली एनसीआर में,
उन सबके पास एक इक्वल चांस है, इक्वल अपॉर्चुनिटी है, इक्वल प्रोबेबिलिटी है ऑफ गेटिंग इंक्लूडेड इन माय सैंपल। ठीक है, मैं यहाँ पे क्या है, कोई बायस नहीं कर रही हूँ कि अरे जो मेरे घर के पास रहते हैं उन्हीं यंग अडल्ट से बात कराती हूँ, ठीक है, या फिर अरे जो मुझे कॉलेज में डेली यंग अडल्ट अपने एज ग्रुप के दोस्त यार मिलते हैं उन्हीं से डेटा कलेक्ट कर लेती हूँ। वो तो क्या हो जाएगा कि भाई मैं सेलेक्ट कर रही हूँ कुछ स्पेसिफिक लोगों को और बाकी लोगों को ऑन पर्पस इंक्लूड नहीं कर रही कि वो तो दूर रहते हैं, कौन उन तक पहुंचेगा, कैसे रीच आउट करेंगे। बट प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग वो होता है नॉन प्रोबेबिलिटी का, बट अभी हम प्रोबेबिलिटी पे ही फोकस करते हैं। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में क्या है कि इस पॉपुलेशन के हर एक मेंबर का इक्वल चांस है इंक्लूड होने का सैंपल में, एंड ईच वन ऑफ द पॉसिबल सैंपल हैज द सेम प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सिलेक्टेड। तो इसमें होता क्या है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग से कि एक तो बायसनेस रेड्यूस हो जाती है रिसर्चर की, है ना, यहाँ पे कोई बायस होने का तो स्कोप ही नहीं है क्योंकि रिसर्चर अपनी मर्जी से तो सेलेक्टिवली किसी लोगों को सेलेक्ट नहीं कर रहा, यहाँ पे सारे लोगों के पास ऑप्शन है सेलेक्ट होने का। और दूसरी बात क्या है कि अगर बायस रेड्यूस हो रहा है तो जो सैम्पलिंग एरर होता है, सैम्पलिंग एरर क्या होता है कि वो जो छोटा सा एरर होता है कि हो सकता है हमारा जो सैंपल है वो पॉपुलेशन का रिप्रेजेंटेटिव ना हो, तो इसीलिए जो मेरे रिजल्ट्स आएंगे वो शायद मैं पूरी पॉपुलेशन पे जनरलाइज ना कर पाऊं, दैट स्मॉल मार्जिन ऑफ एरर of your sample not being representative of your population is known as sampling error। लेकिन probability sampling use करते हुए मेरा bias भी reduce होता है as a researcher और मेरा sampling error भी reduce होता है क्योंकि हर एक member के पास equal chance है select होने का sample में। ठीक है, तो this is your probability sampling। अब probability sampling के अंदर कुछ types आते हैं, जैसे डू यू रिमेम्बर प्रीवियस जो 2 वीडियोस हमने करी है एक्सपेरिमेंटल डिजाइंस की, उसमें भी एक्सपेरिमेंटल डिजाइंस के अंडर फर्दर डिजाइन आ रहे थे, जैसे एक्सपेरिमेंटल डिजाइन है तो उसके अंडर कौन से हैं, नॉन एक्सपेरिमेंटल है तो उसमें कौन से। अगर आपने नहीं देखा है तो मेक श्योर आप उन वीडियोज को भी देख लें, उसमें आपके जो रिसर्च डिजाइन है उसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। सो ऐसे ही प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के कुछ टाइप्स होते हैं, लाइक योर सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग, स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग, क्लस्टर सैम्पलिंग, एरिया सैम्पलिंग एंड मल्टी स्टेज सैम्पलिंग। तो समझ लेते हैं ये क्या क्या होता है। तो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में क्या होता है, एक तरीके का चिट सिस्टम होता है। तो इसमें क्या होगा कि सपोज आप अभी इंटरेस्टेड हो कि 11th क्लास के आपको 11th क्लास के स्टूडेंट्स को स्टडी करना है जो एक पर्टिकुलर स्कूल से बिलोंग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल माउंट कार्मल स्कूल है और माउंट कार्मल स्कूल के 11th क्लास के सारे स्टूडेंट्स को सारे स्टूडेंट्स के ऊपर आपको कोई स्टडी करनी है। सो जितने भी 11th क्लास की स्टैंडर्ड्स हैं, सपोज वहाँ पे 5 सेक्शन है और उन 5 सेक्शन में आप इंटरेस्टेड हो, 5 सेक्शन के बच्चों में इंटरेस्टेड हो, लेकिन आपके पास टाइम इतना ज़्यादा नहीं है। सो आपको क्या करना है कि उनमें से कुछ ही एक रिप्रेजेंटेटिव सैंपल उठाना है। तो अगर आप सिंपल रैंडम प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग करते हो तो होगा क्या कि वो जो 5 सेक्शन है 11th स्टैंडर्ड के उस पर्टिकुलर स्कूल के, उन सारे बच्चों के नाम सपोजिडली आप एक कंप्यूटर में डाल दोगे या प्रोबेबली एक चिट सिस्टम सॉर्ट ऑफ समथिंग लाइक दैट यू विल डू, और फिर उस चिट सिस्टम में से रैंडमली आप किसी चिट को उठा लोगे और जिसका नाम आएगा उस बच्चे से आप डेटा कलेक्ट करोगे। सो व्हाट इज हैपनिंग ओवर हियर, अब सारे बच्चों के पास इक्वल चांस था मेरे सैंपल में इंक्लूड होने का, बट हुआ क्या कि सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में जिसका नाम चिट में आ गया वो सेलेक्ट हो गया, बट चांस तो सबके पास था, प्रोबेबिलिटी तो सबकी थी कि हो सकता है कोई भी सेलेक्ट हो सकता है उसमें से। ऐसा तो नहीं है कि मैंने जैसे ही मैं क्लास में गई मैंने बोला अरे ये फर्स्ट बेंच वाले 5 बच्चे उठ जाओ इनको सेलेक्ट करूंगी, वो होता तो सबके पास इंक्लूजन क्राइटेरिया नहीं रहता। लेकिन इन दिस सिस्टम वेयर आई मेड चिट्स एंड आई इंक्लूडेड एवरीबडीज नेम और फिर मैंने सेलेक्ट किए कुछ चिट्स, वहां पे सबके पास इक्वल चांस था। तो ये होता है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग वेयर एवरीबडी इज हैविंग अ चांस और इट इज समथिंग लाइक अ चिट सिस्टम दैट यू डू। फिर एक होता है सिस्टमैटिक प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। सिस्टमैटिक प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में क्या है कि हम रेगुलर इंटरवल्स पे लोगों को सेलेक्ट करते हैं। तो फिर से वही एग्जांपल लेते हैं, 11th क्लास के सारे बच्चे हैं, सारे 5-6 स्टैंडर्ड्स हैं, 11th A, 11th B, C, D, E, समथिंग लाइक दैट। ठीक है, वंस अगेन मैंने सारे बच्चों का नाम जो है अरेंज कर दिया एक लिस्ट में, और अब मैंने क्या बोला कि भाई इस लिस्ट पे हर एक 5th नाम जो है उस बच्चे को मैं सेलेक्ट कर रही हूँ टू बी इंक्लूडेड इन माई सैम्पल। सो एवरी 5th पर्सन ऑन द लिस्ट विल बी सिलेक्टेड। नाउ वंस अगेन हुआ क्या कि सारे जो पॉपुलेशन में लोग थे सबके पास इक्वल चांस था सेलेक्ट होने का। ठीक है, लेकिन बस ये था कि अब रेगुलर इंटरवल पे मैं सेलेक्ट करी हूँ तो किस इंटरवल पे किसका नाम आ रहा है, अकॉर्डिंग टू दैट दे विल गेट सेलेक्टेड। सो दैट इज योर सिस्टमैटिक
प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, यहाँ पे हम सिस्टमैटिकली काम कर रहे हैं, रेगुलर इंटरवल्स पे कर रहे हैं। सिंपल रैंडम तो क्या था कि सिंपली आपने चिट सिस्टम टाइप का रैंडमली असाइन कर लिया। सिस्टमैटिक में क्या है, हम सिस्टमैटिकली रेगुलर इंटरवल्स पे कर रहे हैं। फिर एक स्ट्रैटिफाइड प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग भी हो सकता है। स्ट्रैटिफाइड प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग जब यूज होता है जब हमारी ग्रुप हेट्रोजेनस हो। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय हेट्रोजेनस ग्रुप? हेट्रोजेनस ग्रुप मतलब जिस ग्रुप में सारे जो मेंबर्स हैं उनके इक्वल कैरेक्टरिस्टिक्स ना हो। तो फॉर एग्जाम्पल मुझे स्टडी करनी है कि सेल्फ एस्टीम और सोशल मीडिया यूसेज का क्या कोई रिलेशन है या नहीं है, और मेरी जो पॉपुलेशन है उसमें यंग अडल्ट्स भी हैं और जो है मिडिल एज के जो अडल्टहुड में लोग होते हैं वो लोग भी हैं। सो दैट मीन्स 18 to 25 ईयर के लोग भी हैं और 26 to 35 ईयर्स के लोग भी हैं। तो यहाँ पे मेरी ग्रुप क्या हो गई, हेट्रोजेनस हो गई, क्योंकि दो अलग अलग एज ग्रुप्स के लोग आ गए यहाँ पे। सो व्हाट आई डू इन दिस केसेस कि जब मेरी ग्रुप्स हेट्रोजेनस हो, मुझे दो अलग अलग ग्रुप पे स्टडी करनी है या मे बी तीन अलग अलग ग्रुप पे स्टडी करनी है, कि मुझे चिल्ड्रन में भी देखना है या फिर सपोज मुझे अडोलेसेंस में भी देखना है, मुझे अडल्टहुड यंग अडल्ट्स में भी देखना है और मिडिल एज के जो अडल्टहुड में है उन लोगों में भी देखना है कि सोशल मीडिया यूसेज और सेल्फ एस्टीम के बीच में क्या रिलेशन है। सो व्हाट आई विल डू इज आई विल डिवाइड द इंटायर पॉपुलेशन इनटू नॉन ओवरलैपिंग सब पॉपुलेशंस। तो मेरी इंटायर पॉपुलेशन क्या है, जिसमें अडोलेसेंट्स भी है, ठीक है, यंग अडल्ट्स भी हैं और मिडिल एज ग्रुप के अडल्ट्स भी हैं। सो वो मेरी इंटायर पॉपुलेशन है, बट मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने नॉन ओवरलैपिंग सब पॉपुलेशंस में इसको डिवाइड कर दिया कि पहले 18 to 25 के एज ग्रुप बना दिए जो कि यंग अडल्टहुड के हो गए, 12 to 17 ईयर्स के बना दिए जो कि एडोलेसेंट ग्रुप हो गई, और एक और नॉन ओवरलैपिंग सब पॉपुलेशन बना दी मिडिल अडल्टहुड्स की 26 to 35 की। अब ये तीनों अलग ग्रुप्स हो गई और नॉन ओवरलैपिंग ग्रुप्स हो गई। और अब मैं क्या करूंगी कि अपने सैंपल आइटम्स रैंडमली सेलेक्ट कर लूंगी हर एक स्ट्रैटम से। तो ये जो मैंने अलग अलग ग्रुप्स बनाई है ना लोगों की, जो नॉन ओवरलैपिंग सब पॉपुलेशन जिसको मैं बोल रही हूँ, दीज ग्रुप्स आर नोन एज स्ट्रैटाज। तो स्ट्रैटाज हो गया आपका प्लूरल टर्म। अगर मैं सिर्फ एक ही ग्रुप को रेफर कर रही हूँ तो क्या होगा, स्ट्रैटम। तो मैं अब हर एक स्ट्रैटम से रैंडमली लोगों को सेलेक्ट कर लूंगी। तो इंस्टेड ऑफ पूरी पॉपुलेशन जिसमें मिक्सचर था अलग अलग लोगों का, अलग अलग एज ग्रुप्स का, उनमें से रैंडमली सेलेक्ट करती तो थोड़ा प्रोबेबिलिटी सबकी इक्वल नहीं रहती, हो सकता है ज्यादा यंग अडल्ट सेलेक्ट हो जाते और अडोलेसेंट्स कम सेलेक्ट हो पाते। बट यहाँ पे जब मैंने नॉन ओवरलैपिंग तीन तीन अलग अलग स्ट्रैटम बना दिए, तो अब मैं हर एक स्ट्रैटम से या तो सिस्टमैटिक सैम्पलिंग करते हुए या फिर सिंपल रैंडम सैम्पलिंग करते हुए अपने जो है सैंपल्स को सेलेक्ट कर लूंगी, और फिर मेरे पास हर एक एज ग्रुप के ऑलमोस्ट इक्वल सैंपल्स प्रेजेंट होंगे। एंड दैट इज व्हाई अगेन वंस अगेन every member of the population was having an equal chance of getting included in my sample, therefore it comes under your probability sampling. So I hope that you have understood these three concepts. अगर ये तीन concepts समझ आ गए हैं probability sampling के, तो आगे वाले जो तीन और types हैं probability sampling के वो आपको और आसानी से समझ आएंगे। So make sure आपको ये चीज़ clear है, ठीक है। सिंपल रैंडम में हम चिट सिस्टम की तरह किसी को भी उठा रहे हैं पूरी लिस्ट बना के, लेकिन ठीक है सिस्टमैटिक में हम रेगुलर इंटरवल्स पे उठा रहे हैं। स्ट्रैटिफाइड में जब हमारे पास ग्रुप्स ऐसी थी जिसमें इक्वल कोई भी इक्वल क्राइटेरिया नहीं था जिसपे मैं लोगों को कंपेयर कर सकती हूँ, हेट्रोजेनस ग्रुप थी, तो मैंने अलग अलग स्ट्रेटम में ग्रुप को डिवाइड किया और फिर हर एक स्ट्रेटम से जो है या तो सिस्टमैटिकली या फिर सिंपल रैंडमली सैम्पलिंग कर ली अपने सैंपल्स की। फिर प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के और भी टाइप्स होते हैं, जैसे कि क्लस्टर सैम्पलिंग। अब क्लस्टर सैम्पलिंग में क्या होता है कि जब मेरे पास और भी बड़ी पॉपुलेशन आ गई है, ठीक है, सो व्हाट आई विल डू इज आई विल ग्रुप दैट पॉपुलेशन इनटू अ नंबर ऑफ क्लस्टर्स या ग्रुप्स। ठीक है, पूरी की पूरी मेरे पास एक पॉपुलेशन है और उस पॉपुलेशन में मैं क्या कर रही हूँ कि उस पॉपुलेशन को मैं क्लस्टर्स में डिवाइड कर रही हूँ। तो एग्जाम्पल क्या हो सकता है, अब सपोज एग्जाम्पल ये हो सकता है कि एक स्टोर है, सपोज क्रेडिट कार्ड बेचने वाला कोई स्टोर है, ठीक है, ऐसा तो कुछ नहीं होता, बैंक्स ही देते हैं, बट लेट अस अज्यूम इन आवर एग्जाम्पल क्रेडिट कार्ड सेल करने वाला कोई, नो लेट्स लीव दिस, लेट्स सी अनदर एग्जाम्पल कि कोई स्टोर है जो मोबाइल फोन्स एंड इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स सेल करने में डील करता है। ठीक है, सो कोई स्टोर है जो मोबाइल फोन और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट सेल कर रहा है और उसको क्या देखना है कि उसको ये देखना है कि उसके जो कस्टमर्स आते हैं उन कस्टमर्स का जो है
कितने कस्टमर्स उनमें से क्रेडिट कार्ड होल्डर्स हैं और क्रेडिट कार्ड पे मेरे से आइटम्स लेके जा रहे हैं या इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स लेके जा रहे हैं। तो उन्होंने एक सैंपल ले लिया 450 लोगों का, ठीक है। सो 450 लोगों का उन्होंने सैंपल ले लिया और उसमें से उन्होंने जो है, क्योंकि उनके पास टोटल तो क्रेडिट कार्ड होल्डर्स कितने थे जब उन्होंने अपना पूरा कैलकुलेशन किया, बैक उसमें गए तो उन्होंने देखा उनके पास अराउंड 15,000 कस्टमर्स थे जो क्रेडिट कार्ड होल्डर्स थे, ठीक है, यानी कि जिन्होंने क्रेडिट कार्ड यूज करके उनसे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स लिए थे। तो अब वो लोग क्या कर सकते हैं कि वो 100 क्लस्टर्स बना सकते हैं। अब यहाँ पे देखो इनकी पॉपुलेशन क्या हो गई, बहुत बड़ी पॉपुलेशन है जिनके ऊपर इनको स्टडी करना है। 15,000 क्रेडिट कार्ड होल्डर्स हैं। अब हर एक 15,000 क्रेडिट कार्ड होल्डर के पास जा जाके तो वो अपना फॉर्म नहीं दे सकते ना कि आपको हमारी सर्विसेज कैसी लगी एंड हाउ वाज योर एक्सपीरियंस एंड ऑल ऑफ दैट। 15,000 इज अ ह्यूज नंबर। सो व्हाट दे कैन डू इज कि जब इतनी ज्यादा बड़ी पॉपुलेशन हो तो वो उसे क्लस्टर्स में डिवाइड कर सकते हैं या ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो इन 15,000 कार्ड होल्डर्स को उन्होंने जो है क्लस्टर्स में डिवाइड कर दिया, 100 क्लस्टर्स। सपोज उन्होंने 100 क्लस्टर्स बना दिए और हर एक क्लस्टर में जो है 150 लोग थे। वंस अगेन वो क्लस्टर्स कैसे बन सकते हैं, या तो वो रैंडमली अपने कंप्यूटर से जो डेटा उनके पास है उस डेटा से जनरेट करके कि जो फर्स्ट 150 लोग हैं वो एक क्लस्टर में है, फिर उसके बाद जो 150 लोग आएंगे वो सेकंड क्लस्टर में, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ करते करते उन्होंने 100 क्लस्टर्स बना दिए। हर एक क्लस्टर में 150 इंडिविजुअल हो गए। तो इससे क्या है कि हमारी पूरी 15,000 की पॉपुलेशन भी कवर हो गई। अब क्लस्टर प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग करते हुए सपोज इनके पास ये जो 100 क्लस्टर्स हैं उनमें से वो रैंडमली यानी कि सिंपल रैंडम सैम्पलिंग करते हुए या फिर सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग करते हुए कोई भी 4 क्लस्टर्स रैंडमली उठा लेंगे। अब उन्होंने 4 क्लस्टर्स रैंडमली उठा लिए हैं और 4 क्लस्टर्स रैंडमली उठा के उनमें जो इंडिविजुअल्स हैं उन सारे इंडिविजुअल्स को वो स्टडी कर लेंगे, ठीक है। सो आर यू गेटिंग द पॉइंट ऑफ क्लस्टर सैम्पलिंग? ठीक है, तो जैसे ये डिफरेंट, कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग और क्लस्टर सैम्पलिंग में फर्क क्या है। तो स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग में हम क्या कर रहे थे कि हम स्ट्रेटास में डिवाइड कर रहे थे और हर एक स्ट्रेटम से जो है इंडिविजुअल लोगों को, कुछ कुछ लोगों को उठा रहे थे, सबको नहीं। क्लस्टर सैम्पलिंग में हमने क्या किया कि पूरी पॉपुलेशन को हमने बहुत सारे क्लस्टर्स में डिवाइड किया और फिर फाइनली हमने पूरे के पूरे कुछ क्लस्टर्स को उठा लिया इंस्टेड ऑफ पिकिंग ऑल द क्लस्टर्स। तो सारे क्लस्टर्स जो 100 के 100 क्लस्टर बनाए थे इन लोगों ने 150 इंडिविजुअल्स ईच इंक्लूड करते हुए, उन 100 के 100 क्लस्टर्स को इंक्लूड करने की बजाय मैंने रैंडमली कोई भी 4 क्लस्टर्स को उठा लिया। तो यहाँ पे क्या हुआ, वंस अगेन जितने भी कस्टमर्स थे, क्रेडिट कार्ड होल्डर्स जो थे 15,000 जो कस्टमर्स थे, उनमें से सबके पास, हर एक इंडिविजुअल के पास चांस था कि वो सेलेक्ट हो सके एज अ सैंपल ऑफ माइंड, ठीक है। हो सकता है वो किसी ऐसे क्लस्टर में चले जाता कोई इंडिविजुअल जिस क्लस्टर को मैंने सेलेक्ट किया है। सो दैट इज व्हाई इट इज नोन एज प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। तो यहाँ पे मैं क्लस्टर्स में से इंडिविजुअल लोगों को नहीं उठा रही हूँ, मैं पूरे के पूरे क्लस्टर को ही उठा रही हूँ। लेकिन फर्क क्या है कि इंस्टेड ऑफ पिकिंग ऑल दी 100 क्लस्टर्स इन द केस ऑफ दिस एग्जांपल आई हैव पिक्ड एनी 4 क्लस्टर्स, ठीक है। सो आई एम ग्रुपिंग पॉपुलेशन एंड सेलेक्टिंग द ग्रुप्स और क्लस्टर्स रादर देन सेलेक्टिंग इंडिविजुअल एलिमेंट्स फ्रॉम इट। इंडिविजुअल एलिमेंट्स हम कहाँ पे सेलेक्ट करे थे, स्ट्रैटा, जो स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग थी उसके स्ट्रैटा से हम इंडिविजुअल एलिमेंट सेलेक्ट करे थे। पर क्लस्टर सैम्पलिंग में हम क्या कर रहे हैं कि बहुत जब पॉपुलेशन हो जाए तो उस पॉपुलेशन को अलग अलग क्लस्टर्स में डिवाइड कर दो और फिर रैंडमली किसी भी क्लस्टर को ही टोटली उठा लो इंस्टेड ऑफ उसमें से इंडिविजुअल लोगों को उठाने में। सो ये हो गया आपका क्लस्टर प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। सेकंड टाइप का सैम्पलिंग जो आपके प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में और भी आ सकते हैं वो है एरिया सैम्पलिंग। अब एरिया सैम्पलिंग कब यूज होगा कि जो आपका टोटल ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ इंटरेस्ट है वो बहुत बड़ा है, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, कि आपको जो पूरे सपोज सिर्फ न्यू दिल्ली में स्टडी नहीं करना, आपको पूरे 2-3 स्टेट्स हैं जिनमें स्टडी करना है। सो आपका जो ज्योग्राफिकल एरिया है अपने सैंपल का, सैंपल साइज ऑब्टेन करने का, वो बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया कि काफ़ी सारी जगहें हैं जिस पे आपको इंटरेस्ट है स्टडी करने में, जहाँ से आपको सैंपल लेना है। सो आप यहाँ इस केस में क्या करोगे, यू विल डिवाइड दैट टोटल एरिया इनटू अ नंबर ऑफ स्मॉल नॉन ओवरलैपिंग एरियाज जिनको हम बोल देंगे ज्योग्राफिकल क्लस्टर्स। तो ये क्लस्टर सैम्पलिंग से ज्यादा डिफरेंट नहीं है एरिया सैम्पलिंग। बस फर्क क्या है कि क्लस्टर सैम्पलिंग में हम इंडिविजुअल्स को क्लस्टर्स में पुट इन करके पूरे के पूरे क्लस्टर उठा रहे हैं एट द एंड ऑफ द डे। और एरिया सैम्पलिंग में क्या है, क्योंकि हमारा टोटल ज्योग्राफिकल एरिया बहुत बड़ा है तो हम एरिया को अलग अलग क्लस्टर्स में डिवाइड कर रहे हैं और एट द एंड ऑफ द डे
जो भी हमारे पास ज्योग्राफिकल क्लस्टर्स, इस केस में हम बोलेंगे, सो एट द एंड ऑफ द डे जो भी हमारे पास ये ज्योग्राफिकल क्लस्टर्स आते हैं, हम उन ज्योग्राफिकल क्लस्टर्स में से कोई पूरे के पूरे ज्योग्राफिकल क्लस्टर उठा लेंगे इंस्टेड ऑफ पिकिंग एवरी वन ऑफ देम. सो नंबर ऑफ स्मॉलर एरियाज आर देन रैंडमली सेलेक्टेड फ्रॉम ओवर हियर. सो एरिया सैम्पलिंग भी सिमिलर है क्लस्टर सैम्पलिंग से, एज यू वुड हैव ऑब्जर्व्ड राइट नाउ, है ना, कि यहाँ पे भी हमने पूरे एरिया को क्लस्टर्स में डिवाइड किया. उस केस में क्या बोलेंगे हम, ज्योग्राफिकल क्लस्टर बोलेंगे, और फिर लास्ट में पूरे के पूरे ज्योग्राफिकल क्लस्टर को ही उठा लेंगे. सपोज हमने 10 ज्योग्राफिकल क्लस्टर्स बनाए एक अपने पूरे एरिया ऑफ इंटरेस्ट से, और लास्ट में रैंडमली सेलेक्ट करते हुए उन 10 ज्योग्राफिकल क्लस्टर्स में से मैंने कोई 2 ज्योग्राफिकल क्लस्टर उठा लिए, और अब मैं वहां से जो है अपना सैंपल उठाऊंगी. सो दैट इज योर एरिया प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग. आई नो आप लोगों को लग रहा होगा कि मैं कितना ज्यादा रिपीट कर रही हूँ एक ही बात को बार बारी, लेकिन आई एम जस्ट डूइंग दिस टू इंश्योर कि आप लोगों के कॉन्सेप्ट्स क्लियर रहें. ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सैम्पलिंग डिजाइंस, एंड दिस शुड फिट इन योर माइंड लाइक एनीथिंग. ठीक है, और फाइनली आपके प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की एक और टाइप हो सकती है जो कि है मल्टी स्टेज सैम्पलिंग. तो मल्टी स्टेज सैम्पलिंग में क्या है, वंस अगेन आपकी सैम्पलिंग यूनिट बहुत ही बड़ी है, तो इसमें से भी आप क्या करोगे, अपने क्लस्टर्स में डिवाइड करोगे. तो फॉर एग्जांपल आपकी सैम्पलिंग यूनिट है पूरी की पूरी एक स्टेट है, तो स्टेट में से पहले आप अपने डिस्ट्रिक्ट्स चूज करोगे, फिर डिस्ट्रिक्ट चूज करने के बाद आप उस डिस्ट्रिक्ट में से कुछ टाउन्स चूज करोगे, फिर टाउन चूज करने के बाद उन टाउन्स में से कुछ फैमिलीज को चूज करोगे, और फाइनली उन कुछ फैमिलीज पे आप अपना जो है डेटा कलेक्ट करोगे या अपने एक्सपेरिमेंट्स करोगे. तो दैट इज व्हाई दिस इज नोन एज मल्टी स्टेज. यहाँ पे काफी सारी स्टेजेस इन्वॉल्व हैं. ठीक है, तो हमारी जो प्राइमरी सैम्पलिंग यूनिट है, प्राइमरी सैम्पलिंग यूनिट मतलब जिस सैंपल में, जिस पॉपुलेशन में हमें इंटरेस्ट है रिसर्च करने पे, वो बहुत ज्यादा जब बड़ी हो जाए तो हम इंडिविजुअल्स को भी सैंपल कर सकते हैं हर एक क्लस्टर से. बट यहाँ पे तो क्लस्टर्स भी काफी सारे लेवल्स पे बनेंगे कि भाई मुझे एक पूरे स्टेट के लोगों पे स्टडी करनी कि इस स्टेट में इस चीज के रिलेटेड क्या रिसर्च हो सकती है. ठीक है, तो मुझे उस पूरे स्टेट पे स्टडी करनी है. अब स्टेट के हर एक मेंबर के पास तो मैं नहीं जा सकती, और हर एक एज ग्रुप के लोग भी प्रेजेंट होंगे उसमें. तो मैंने पहले स्टेट को अलग अलग क्लस्टर्स में डिवाइड किया, उसके बेसिस पे मैंने कुछ डिस्ट्रिक्ट चूज किए, फिर डिस्ट्रिक्ट्स को अलग अलग क्लस्टर्स में डिवाइड किया, उसके बेसिस पे मैंने कुछ वहां पे टाउन सेलेक्ट किए, फिर टाउन्स को अलग अलग क्लस्टर्स में डिवाइड किया, और उसके बेसिस पे मैंने उस टाउन्स में रहने वाली कुछ फैमिलीज को सेलेक्ट किया, और फाइनली फिर उन कुछ फैमिलीज को जिनको मैंने सेलेक्ट किया उस पर मैं अपना रिसर्च कैरी आउट करूंगी. तो यहाँ पे कितनी सारी स्टेजेस इन्वॉल्व हो गई एक पर्टिकुलर सैंपल तक पहुंचने में. दैट इज द वन ऑफ द रीजन इसको मल्टी स्टेज सैम्पलिंग भी कहा जाता है. ठीक है, इट इज यूजुअली यूज जब हमारे क्लस्टर्स भी बहुत बड़े बड़े हों. तो अगर मैं पूरे स्टेट वाइज क्लस्टर बनाते जा रही हूँ तो मेरा क्लस्टर इन इटसेल्फ इज वेरी बिग. इन केस ऑफ जो मैंने एग्जांपल दिया था कि 100 क्लस्टर्स बन रहे हैं, 150 लोग हैं हर एक क्लस्टर में, वो क्लस्टर इतना बड़ा नहीं था, इसलिए मैं पूरे के पूरे क्लस्टर को उठा पा रही थी. पर मल्टी स्टेज सैम्पलिंग में वो क्लस्टर ही इतना बड़ा होता है, हो सकता है एक क्लस्टर में ही 15,000 लोग हों, तो मुझे क्लस्टर में से भी फर्दर सैम्पलिंग करनी पड़ सकती है. सो दीज आर योर 6 टाइप्स ऑफ प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग. वंस अगेन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है जहां पे हर एक मेंबर ऑफ द पॉपुलेशन हैज एन इक्वल चांस ऑफ गेटिंग इंक्लूडेड और सिलेक्टेड इन द सैंपल. ठीक है, ये टाइप्स हो सकते हैं. एंड नाउ वी मूव ऑन टू योर नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, जो कि इजीएस्ट ऑफ ऑल है. ठीक है, समझने के लिए वैसे तो नहीं बट हाँ वैसे भी. सो नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में क्या होता है कि जो हमारी पूरी पॉपुलेशन है उस पॉपुलेशन में से हर एक मेंबर के पास इक्वल चांस नहीं है सेलेक्ट होने का. दैट इज वाई इसका नाम क्या है, नॉन प्रोबेबिलिटी. की प्रोबेबिलिटी नहीं है सबकी सेलेक्ट होने की. यहाँ पे क्या है, मैं ईज ऑफ एक्सेस के बेसिस पे अपने लोगों को सैंपल में डाल रही हूँ. सो जितने भी आइटम्स है मेरे पॉपुलेशन में, जैसे फिर से हम फर्स्ट वाले एग्जाम्पल पे जाते हैं कि 18 to 26 ईयर ओल्ड यंग अडल्ट पे मुझे कोई स्टडी कैरी आउट करनी है, तो और वो न्यू दिल्ली के जो रेजिडेंट्स हैं उनके ऊपर स्टडी कैरी आउट करनी है. तो लेकिन यहाँ पे क्या है कि मैं सिर्फ सपोज उन लोगों को उठा रही हूँ जो मेरे नेबर्स में रहते हैं 18 to 26 ईयर्स में, या जो मेरे दोस्त हैं स्कूल के जो अब 18 to 26 ईयर ओल्ड हो चुके हैं, या जिनके मेरे पास व्हाट्सएप नंबर प्रेजेंट है, सिर्फ मैं उन लोगों को उठा रही हूँ. तो यहाँ पे क्या हो गया, मेरा ईज ऑफ एक्सेस है कि भाई जो इंसान आसानी से मुझे मिल सकता है उसके ऊपर मैं अपना रिसर्च कैरी आउट कर दूंगी उस पर्टिकुलर एज ग्रुप के रिलेटेड. सो दैट इज योर
और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की भाई बाकी लोग जो दुनिया है उस एज ग्रुप में आपके पॉपुलेशन ऑफ इंटरेस्ट की, उनके पास तो इक्वल चांस अब नहीं रहा ना अगर आप इतना सेलेक्टिवली बायस होके पॉपुलेशन से सिलेक्ट करोगे। सो नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग को डेलिबरेट सैम्पलिंग भी बोला जाता है बिकॉज ऑल द आइटम्स इन द पॉपुलेशन दे डू नॉट हैव एन इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सेलेक्टेड। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, एडवांटेज भी होता है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की। एडवांटेज है ईज ऑफ एक्सेस है, आसानी से आपको अपना सैंपल मिल जाएगा, कोई लिस्ट प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है कि भाई पूरे 11 स्टैंडर्ड के अलग अलग सेक्शंस में कौन कौन लोग हैं। सिंपली आप जाके जो आपको पहले क्लास मिल जाए जिसमें से जो लोग रेडी हो डेटा आपके लिए सबमिट करने के लिए, एक्सपेरिमेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए, आपने उन्हीं लोगों को उठा लिया, तो वो क्या हो गया कि आपके लिए आसानी हो गई। सेकेंडली क्या है, ये थोड़ा प्रैक्टिकली एप्लीकेबल होता है। ठीक है, इंस्टेड ऑफ कि 11 स्टैंडर्ड के सारे बच्चों के आप पहले नाम की लिस्ट लाओगे, फिर उसके बाद हर एक इक्वल इंटरवल वाले इंसान को लेके आओगे, फिर इंश्योर करोगे दैट पर्सन इज ऑल्सो इंटरेस्टेड इन पार्टिसिपेटिंग इन योर रिसर्च, सो वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। बट दिस वन इज अ प्रैक्टिकली एप्लीकेबल। ईज ऑफ कन्वीनियंस तो है ही इसमें, और कॉस्ट जो है वो भी कम है, ज़्यादा पैसे नहीं लगते। जो आसानी से आपको मिल रहा है, जो इंसान डेटा अपना देना चाह रहा है, जो इंसान पार्टिसिपेट करना चाह रहा है इजीली, उसको आप ले लेते हो। सो आपका कॉस्ट भी बच जाता है रिसर्च करने का पूरा का पूरा। बट यहाँ पे एक इशू क्या आता है, इशू आता है बायसनेस का। ठीक है, अब आप बायस्ड हो सकते हो सकता है आपने वही पॉपुलेशन सेलेक्ट किया जो उस पर्टिकुलर रिसर्च क्वेश्चन पे आपके वाले रिजल्ट्स लेके आए, या आपने हो सकता है सिर्फ एक पर्टिकुलर सोशियो इकोनॉमिक बैंडविड्थ से लोगों को उठाया है, बाकी जो सोशियो इकोनॉमिक बैंडविड्थ में वो एज ग्रुप था उसको आपने व्यूज इंक्लूड ही नहीं किया अपने रिसर्च में। सो नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के केस में जनरलाइजेशन करना डिफिकल्ट हो जाता है। एज आई सेड अर्लियर कि रिसर्च में हमारा एम होता है ना कि हम पूरी पॉपुलेशन में से एक छोटा सा सैंपल उठाते हैं और फिर उस सैंपल पे स्टडी करके जो भी रिजल्ट आता है उसको हम पॉपुलेशन पे जनरलाइज करना चाह रहे होते हैं। लेकिन नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के केस में जनरलाइजेशंस मेक करना इज अ लिटिल डिफिकल्ट बिकॉज हम यही श्योर नहीं है कि मेरा जो सैंपल है वो पूरी पॉपुलेशन का रिप्रेजेंटेटिव है भी कि नहीं है सही मायनों में। सो सम टाइप्स ऑफ नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग कैन बी कन्वीनियंस सैम्पलिंग। ठीक है, नाम में ये कन्वीनियंस सैम्पलिंग क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ ईज ऑफ एक्सेस, तो जो मिल गया उस पर मैंने अपनी रिसर्च कर दी। तो कई लोग जो स्पेशली आई हैव सीन इन माई यूनिवर्सिटी एज वेल कि जब हम लोग डेजर्टेशन कर रहे होते हैं सो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स क्या होते हैं कि यार अलग अलग क्लासेस में जूनियर्स के पास सीनियर्स के पास अपने गूगल फॉर्म्स लेके जाते हैं फिल करवाने के लिए रिसर्च के, और सबसे लिटरली दे आर प्लीडिंग कि प्लीज़ फिल कर दो, और जो उनसे टकरा गया उस पर्टिकुलर एज ग्रुप का, सपोज समबडी इज डूइंग अ रिसर्च ऑन यंग अडल्टहुड एज ग्रुप, तो जो उनको मिल गया यंग अडल्टहुड एज ग्रुप का, उन्हें पकड़ पकड़ के उनको बोलते हैं कि प्लीज़ ये रिसर्च फिल करो, ये डेटा फिल करो, ये फॉर्म फिल करो। सो व्हाट इज दैट, दैट इज कन्वीनियंस सैम्पलिंग कि जो आपको आसानी से मिल पा रहा है आप उसी पे स्टडी कर रहे हो अपनी। ठीक है, अनदर टाइप कैन बी जजमेंट और पर्पसिव सैम्पलिंग। जजमेंट और पर्पसिव सैम्पलिंग क्या होता है, जहां पे जो रिसर्चर है वो अपनी जजमेंट यूज करते हुए सैंपल कलेक्ट कर रहा है। सो रिसर्चर जो है अपनी नॉलेज अपनी जजमेंट के हिसाब से ही अपना सैंपल इंक्लूड कर रहा है कि ये लोग मुझे अपने सैंपल में चाहिए, ये लोग नहीं चाहिए। सो दैट इज व्हाट द रिसर्चर इज डूइंग, अपना जजमेंट यूज करते हुए अपने पर्पस को सॉल्व करने के लिए रिसर्चर सैंपल सेलेक्ट कर रहा है। फिर कोटा सैम्पलिंग होता है। कोटा सैम्पलिंग थोड़ा बहुत आपकी स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग से सिंपल है। किस सेंस में, स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग तो इवन दो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का टाइप है, पर स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग में क्या हो रहा था कि आपके पास हेट्रोजेनस ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स थे, रिमेंबर अडोलेसेंस, यंग अडल्टहुड और मिडिल अडल्टहुड वाले लोग, तो उसको हमने अलग अलग स्ट्रेटास में डिवाइड किया था। लेकिन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में क्या था कि अलग अलग स्ट्रेटास में डिवाइड करने के बाद उन हर एक स्ट्रेटम से भी रैंडमली हम सेलेक्ट कर रहे थे लोगों को। बट कोटा सैम्पलिंग में क्या होगा कि मेरे पास अलग अलग स्ट्रेटास तो आ गए, लेकिन उन स्ट्रेटास से जो मेरा एक्चुअल सिलेक्शन होगा मेंबर्स का टू बी इंक्लूडेड इन माय पॉपुलेशन वो रैंडम नहीं होगा, रैदर जो भी इंटरव्यूअर है, जो भी रिसर्चर है, वो अपनी जजमेंट से ही उन स्ट्रेटास से, उन ग्रुप से लोगों को उठा लेगा। सो दैट इज व्हाई इट कम्स अंडर नॉन प्रोबेबिलिटी कि भाई पूरे के पूरे हेट्रोजेनस ग्रुप से मैंने स्ट्रेटास तो बना दिए थे, ठीक है, लोगों को अलग अलग ग्रुप्स में, नॉन ओवरलैपिंग ग्रुप्स में तो डाल दिया था, लेकिन अब उस ग्रुप में से इंटरव्यूअर अपनी जजमेंट के हिसाब से कुछ लोगों को सेलेक्ट कर लेगा और कुछ लोगों को रहने देगा। सो दैट इज व्हाई इट बिकम्स नॉन प्रोबेबिलिटी। वेयर एज स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग जो कि एक प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का टाइप था, उसमें क्या हो रहा था कि इंटरव्यूअर अपनी जजमेंट से नहीं, रैदर सिंपल रैंडम सैम्पलिंग या सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग यूज करते हुए लोगों को सेलेक्ट कर रहा था। तो सबके पास इक्वल
इक्वल प्रोबेबिलिटी थी, बट इस केस में सबके पास सेलेक्ट होने की इक्वल प्रोबेबिलिटी नहीं है, सो इट कम्स अंडर योर नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग. देन देयर कैन बी योर स्नोबॉल सैम्पलिंग. स्नोबॉल सैम्पलिंग एक टाइप की कन्वीनियंस सैम्पलिंग ही है. यहाँ पे क्या होता है कि आपके रिसर्च पार्टिसिपेंट्स ही और पार्टिसिपेंट्स को रिक्रूट करते हैं. तो होता है ना कई बार कि कुछ पॉपुलेशंस जो है डिफिकल्ट होती हैं रीच करने के लिए. फॉर एग्जाम्पल जब मैंने एक बार एक रिसर्च करी थी, आई रिमेंबर इन माई डेजर्टेशन ऑफ माई बैचलर्स, जस्ट अ फ्यू टाइम, थोड़े वक्त पहले ही मैंने किया था. सो उसमें मैं जॉइंट फैमिली और न्यूक्लियर फैमिली पे रिसर्च करी थी. ठीक है, कि उनके बीच में लोनलीनेस लेवल्स का कोई रिलेशन है कि नहीं, फैमिली जो साइज होता है, फैमिली जो टाइप होता है उसके रिलेटेड. ठीक है, तो न्यूक्लियर फैमिली के मेंबर्स तो मुझे इजीली मिल गए, बट जॉइंट फैमिली के मेंबर्स जो हैं वो थोड़े डिफिकल्ट थे फाइंड करने के लिए. सो व्हाट आई डिड वाज कि जो मुझे कुछ रिसर्च पार्टिसिपेंट्स मिले हु वर लिविंग इन जॉइंट फैमिली, मैंने उन्हीं से रिक्वेस्ट की कि हो सकता है उन पार्टिसिपेंट्स को और ऐसे लोग पता हो जो जॉइंट फैमिली में रहते हैं और उस पर्टिकुलर एज ग्रुप में. सो व्हाट इज हैपनिंग ओवर हियर कि मेरे जो रिसर्च पार्टिसिपेंट्स हैं वही मेरे रिसर्च स्टडी के लिए और पार्टिसिपेंट्स को लेके आ रहे हैं या रिक्रूट कर रहे हैं, या प्रोबेबली मेरा आजकल तो गूगल फॉर्म चल पड़ा है तो मेरा गूगल फॉर्म उन पार्टिसिपेंट्स के साथ शेयर कर रहे हैं. सो दिस इज नोन एज स्नोबॉल सैम्पलिंग, कि एक बार आपकी बॉल रोल होने लग गई तो आगे आगे जाके और स्नो इकट्ठी करती जाएगी. एक बार आपको एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन से रिसर्च पार्टिसिपेंट मिल गया तो वही रिसर्च पार्टिसिपेंट आपको और पार्टिसिपेंट्स मंगवाने में लाने में हेल्प कर देगा. सो हम बोलते हैं ना कई बार दोस्तों को कि यार दूसरे लोगों से भी प्लीज फिल करवा दो, अपने फ्रेंड्स से भी फिल करवा दो. सो व्हाट इज दैट? दैट इज स्नोबॉल सैम्पलिंग. हम क्या कर रहे हैं, रिसर्च पार्टिसिपेंट्स को ही बोल रहे हैं कि आप और पार्टिसिपेंट्स को रिक्रूट करो. सो ये एक टाइप की कन्वीनियंस सैम्पलिंग है. यूजुअली स्नोबॉल सैम्पलिंग इज यूज्ड फॉर पॉपुलेशन जो हार्ड टू रीच पॉपुलेशन होती है, जो हम मतलब इतना इजीली रीच आउट नहीं कर सकते जिन लोगों को. ठीक है, फिर उसके बाद हमारी वॉलेंटरी रिस्पॉन्स सैम्पलिंग भी एक टाइप की नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होती है. इसमें क्या होता है, पार्टिसिपेंट्स खुद से वॉलेंटियर करते हैं. सो हाउ कैन पार्टिसिपेंट्स वॉलेंटियर बाय देमसेल्व्स? जो लोग रिसर्च करते होंगे उन लोगों को बड़ा शौक लग रहा होगा कि अरे हम तो ढूंढ ढूंढ के पार्टिसिपेंट्स को लाते हैं, यहाँ पे ऐसी कौन सी सैम्पलिंग है जिसमें पार्टिसिपेंट खुद वॉलेंटियर कर रहे हैं, खुद सामने से आ रहे हैं कि हाँ जी हम फिल करेंगे. सो देर आर सम ऑनलाइन साइट्स. ठीक है, कई बारी लोग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे भी अपने गूगल फॉर्म की लिंक डाल देते हैं कि ये मेरा गूगल फॉर्म है, तो जो भी इस पर्टिकुलर क्राइटेरिया को फुलफिल करता है प्लीज इसको फिल कर दीजिए. तो कई पार्टिसिपेंट खुद से वॉलंटियर करते हैं, वो सोशल मीडिया साइट पे जाते हैं, वो खुद से देखते हैं कि अच्छा ऐसी ऐसी कोई रिसर्च हो रही है, ये रिक्वायरमेंट्स है और मैं इस रिक्वायरमेंट्स में फिट इन कर रहा हूँ, तो चलो मैं इस रिसर्च स्टडी में हेल्प कर देता हूँ डेटा देके, और दे में क्लिक ऑन दैट लिंक एंड दे में फिल आउट योर फॉर्म. तो वो होता है आपका वॉलंटरी रिस्पॉन्स सैम्पलिंग. तो ये भी नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है. क्यों? क्योंकि आप सोशल मीडिया साइट पे डाल रहे हो, अब जो लोग आपसे कनेक्टेड हैं मोस्ट प्रोबेबली वही लोग इंक्लूड हो सकते हैं, बाकी जो लोग हैं जो आपसे कनेक्टेड नहीं है वो तो एक्सक्लूड हो गए अपने आप ही. तो यहाँ पे अगेन सबके पास इक्वल प्रोबेबिलिटी नहीं है सेलेक्ट होने की. सो दीज आर योर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग डिजाइंस. आई नो वीडियो लंबा हो गया है, पूरा आप लोगों का पेशेंस आज मैंने टेस्ट कर लिया है, बट आई होप आपको सैम्पलिंग डिजाइन क्लियर है. ठीक है, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है, सबके पास पॉपुलेशन में इक्वल चांस है इंक्लूड होने का. नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है, हम अपने ईज ऑफ एक्सेस के बेसिस पे कर रहे हैं, इसीलिए पॉपुलेशन में सबके पास इंक्लूड होने का मेरे सैंपल में इक्वल चांस नहीं है, बिकॉज ऑफ विच बायस इंक्रीज हो सकता है. और एक और चीज क्या हो सकती है कि जो मैं जनरलाइजेशन मेक करूंगी वो अपने रिजल्ट्स आने के बाद वो जनरलाइजेशंस में आप पॉपुलेशन पे इतना कॉन्फिडेंटली नहीं मेक कर पाऊंगी. ठीक है, सो दैट इज इट फॉर टुडेज वीडियो एवरीबॉडी. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग पेशेंट थ्रू आउट द वीडियो. और अभी तक अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं तो दिल से बहुत बड़ा थैंक यू. मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि आप लोग पूरी वीडियो देख रहे हैं, अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर रहे हैं और मुझे अभी तक झेल रहे हैं, बट थैंक यू सो मच. अभी भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो प्लीज कमेंट करके या सोशल मीडिया पे रीच आउट करके या ईमेल करके किसी भी वे से यू कैन आस्क योर डाउट. एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम. आईडी है @mindreview1. फॉलो करने के लिए इसीलिए कह रही हूँ क्योंकि वहां पे जो है एवरीडे स्टोरीज पे मैं MCQ पोस्ट करती हूँ एक क्विज के फॉर्मेट में, ताकि यहाँ पे जो आप YouTube वीडियोस के थ्रू अपनी थ्योरी बिल्ड कर रहे हैं
तो आप MCQs भी प्रैक्टिस करें, अपनी एप्लीकेशन करें अपने थ्योरी के कॉन्सेप्ट्स की, तब आपको समझ आएगा कि कैसे इन थ्योरीज को MCQs में अप्लाई किया जाता है और एंट्रेंसेस में किस टाइप के MCQs आते हैं. सो आई एम यूजुअली पोस्टिंग द प्रीवियस ईयर पेपर्स MCQs ओनली, ताकि आपको आइडिया मिले कि कौन से यूनिवर्सिटीज़ के किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं, कैसा पैटर्न है. ठीक है, सो दैट इज इट फॉर टुडेज वीडियो. थैंक यू एवरीबॉडी. स्टे सब्सक्राइब्ड टू माइंड रिव्यू. शेयर इट with your friends and family. We'll meet in the next video, probably completing the paper of research methodology and starting with another paper. So take care, have a good day, and bye bye.